यस। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं, हमारी साकार उड़ान टेस्ट सीरीज चल रही है, तो उसके बारे में बायोलॉजी का पेपर एनालिसिस कैसे करना है आफ्टर एग्जामिनेशन। आप जो पेपर देते हैं उसके बाद आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, ताकि जो मिस्टेक उस प्रेजेंट पेपर में आपने की है उसको आपको अवॉइड करना है नेक्स्ट टेस्ट में। ओके, ताकि धीरे धीरे ये जो हमारा टॉपिक वाइज शेड्यूल चल रहा है, अभी आप 11th खत्म कर चुके हैं, अब 12th में हमारा शेड्यूल चला गया है, और जैसे जैसे 12th खत्म हो जाएगा, जो हमारे लिए मेन शेड्यूल रहता है फुल सिलेबस, एफएसटी कहते हैं उसको, हम फुल सिलेबस टेस्ट की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो वहां तक जाने से पहले कुछ जो मिस्टेक्स है जो हम फ्रीक्वेंटली करते हैं बायोलॉजी के पेपर में, जिससे हमारे 4-5 क्वेश्चंस जो इजी रहते हैं, थोड़े कंसेप्चुअल भी होने के बाद भी हमें आते हैं, लेकिन पेपर सबमिट होने के बाद ही हमें पता चलता है। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ मिस्टेक्स जो फ्रीक्वेंट है उसको कैसे अवॉइड करना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे मेंटेन रखना है, ताकि आप एफएसटी फुल सिलेबस टेस्ट एकदम फुल कॉन्फिडेंस से फेस कर सके, और प्लस आप धीरे धीरे 7 मई तक का आपका अप्रोच, आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो एकदम इजीली स्मूथली कंप्लीट हो, और 7 मई के एग्जाम होने के बाद एक बड़ा सा धमाका आप लोगों ने करना चाहिए, 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी। ओके दोस्तों, आफ्टर द एवरी पेपर, सपोज आज आपका एक पेपर हुआ है, वॉट एवर में बी द सिलेबस इट हैज, बायोलॉजी के जो भी सिलेबस है, जो भी टॉपिक उस टेस्ट में है, तो आपको क्या करना है? आफ्टर आफ्टर द पेपर व्हेन यू गेट की, आपको की मिलने के बाद की आप उसको चेक करेंगे आपका पेपर। आफ्टर चेकिंग योर पेपर, तो आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट आ चुके हैं, कितने क्वेश्चंस आपके गलत आ चुके हैं, ये सबसे पहले आपको देखना है। ओके, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर करेक्ट और हाउ मेनी क्वेश्चंस आर रॉन्ग, ये आपका पहला स्टेप है। आफ्टर गो थ्रू दैट की इज देयर, उस की को देखने के बाद, की को स्टडी करने के बाद आपको पता चलता है कि भाई मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट है, इतने गलत है। ओके, अगर जो क्वेश्चन की में आपको गलत लगता है, लेकिन आपका कहना है कि भाई ये क्वेश्चंस मेरा करेक्ट हो सकता है कभी कभी अगर बी ऑप्शंस आपके हिसाब से करेक्ट है, लेकिन की में बाय टाइपिंग मिस्टेक या कुछ गड़बड़ से, टेक्निकल मिस्टेक से अगर वहां पे बी हो गया या डी हो गया, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को मार्क करके तुरंत आपके टीचर के साथ, जो डाउट डिफिकल्टी होती है आफ्टर एग्जामिनेशन, उसमें आपको टीचर के साथ डिस्कस करना है। बायोलॉजी के टीचर, जो भी बायोलॉजी के टीचर वहां पे अवेलेबल हो गए, उनके साथ आपको इसको डिस्कस करना है कि भाई सर, यहाँ पे मुझे लगता है बी आंसर है, लेकिन की में सी है, या मुझे सी लगता है की में डी है। ऐसे एक दो क्वेश्चन जो लगते हैं आपको कि वहां पे आपको लगता है कि भाई आंसर चेंज हो सकता है, डिस्कस विद टीचर्स। अगर वहां पे भी आपने गलती की है तो भी आपको समझ में आएंगे डिस्कशन कि भाई एक्चुअली बी ही करेक्ट था या डी ही करेक्ट था, आपने जो सी लिखा है या जो ऑप्शन आपने लिखा है वो शायद गलत हो सकता है। तो ये पहला स्टेप आपका हो गया। ओके, उसके बाद जब आप घर जाओगे आफ्टर योर एग्जामिनेशन एंड सीइंग दैट की इज देयर, तो सबसे पहले मित्र आपको क्या करना है, व्हाट इज योर प्रायोरिटीज देयर? तो सबसे पहले आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट आ गए, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर करेक्ट, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर करेक्ट। सपोज आपके बायोलॉजी के आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस में से आपको 90 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको 90 क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने कंपलसरी में। तो इस 90 क्वेश्चंस में हम कंसीडर करेंगे एकदम वर्स्ट केस में आपके 70 ही एमसीक्यूज क्या आ गए, करेक्ट आ गए, 70 एमसीक्यू ही करेक्ट आ गए, ऐसा कंसीडर करेंगे हम। आपके 70 एमसीक्यूज करेक्ट है। रॉन्ग, अब देखो रॉन्ग कितने हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर रॉन्ग। सपोज आपके 20 एमसीक्यूज रॉन्ग हो गए, 20 एमसीक्यूज रॉन्ग हो गए। ओके, करेक्ट 70 आ गए, 20 रॉन्ग हो गए, या इस 20 में से आपने 3-4 अटेम्प्ट ही नहीं किए, ऐसा भी हम कंसीडर करेंगे, आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया। 20 में से एक 15-16 ही आपने अटेम्प्ट कर रॉन्ग है आपके, और 3-4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया। लेकिन एक जनरल हम कंसिडरेशन करेंगे तो मोस्ट ऑफ द 99% बायोलॉजी एस्पिरेंट 100% अप्रोच रखते हैं बायोलॉजी की पेपर की तरफ, तो उसको ही हम मद्देनजर रखते हुए एनालिसिस करेंगे। सपोज 70 क्वेश्चंस रॉन्ग है आपके और 20 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो गए। ओके, तो आमतौर पे स्टूडेंट, सर सो मेनी क्वेश्चंस आर रॉन्ग, तो हमारा सीधा सीधा हिसाब है 20 क्वेश्चन इंटू 5 मार्क। आप बोलेंगे सर कैसा, तो 4 मार्क ओरिजिनल है, 1 मार्क माइनस होने वाला है आपका,
तो हम डायरेक्ट 20 इंटू अगर 5 कर देते हैं तो आपके 100 मार्क्स चले गए। अगर आपके 100 मार्क्स चले गए तो आपका स्कोर आता है 260 मार्क्स, यानी आप उम्मीद रख रहे हैं 360 की और स्कोर आ गया 260, यानी कंप्लीट 100 मार्क लेस चल रहा है। तो नॉर्मली आप लोग नाराज हो जाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट आके मिलते हैं, सर आई एम नॉट गेटिंग मार्क्स आर देयर, व्हाट शुड बी माय स्ट्रैटेजी, मुझे अब इस टाइम पे क्या करना चाहिए, मेरा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। डोंट वरी दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उसका एक अलग छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं। 11th का शेड्यूल बायोलॉजी का होने के बाद आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए फॉर रिवीजन ऑफ 11th एंड व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी फॉर 12th शेड्यूल इज देयर, और एफएसटी के लिए भी आप लोगों ने क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है उसके बारे में भी मैं तुरंत आपको एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके भेजने वाला हूं। तो आज का ये जो वीडियो है ये थोड़ा एनालिसिस के लिए। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन रॉन्ग है, डोंट गेट बोर होना स्वाभाविक है, मुझे भी पता है कि इस स्टेज पे अगर मेरे 20 क्वेश्चंस रॉन्ग हो गए तो आई एम आल्सो गेटिंग डिसअपॉइंटमेंट। जैसे आप लोगों को डिसअपॉइंटमेंट आती है वैसे ही एज अ टीचर हम पूरा बायोलॉजी डिपार्टमेंट भी डिसअपॉइंट हो जाता है कि भाई हाउ टू लूज दैट 100 मार्क्स, क्योंकि 360 की अहमियत या 300, 340, 350 की अहमियत बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कूल एंड काम डाउन दोस्तों। देखो इसमें भी हर संकट में दोस्तों एक उम्मीद की किरण होती है। हर एक कठिन परिस्थिति के पीछे एक ऐसा रास्ता छुपा रहता है, अगर उसको हम पकड़ लेते हैं तो हम हमारे जो ध्येय हमारा, जो हमारा मकसद है, जो हमारा सपना है, वो सपने की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, ये 20 क्वेश्चंस मेरे रॉन्ग हो गए। तो आमतौर पे बच्चे क्या करते थे, छोड़ देते, 20 हो गए। ऐसा मत करिए दोस्तों। अगर आपको परफेक्ट बनना है, यू आर नाउ प्रैक्टिसिंग, एक पॉजिटिव याद रखिए, अब ये टेस्ट दे रहे हैं तो आप लोग उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में गलतियां हो गई तो उसको सुधारने का चांस होता है मित्रों। अगर ये गलतियां फाइनल एग्जाम में हो गई तो हम उसको सुधार नहीं करते, उसको हमें रिपीट करके सुधारना पड़ता है। अभी हमारे पास टाइम है, लगभग बड़ा सा टाइम है, ये बड़ा सा टाइम है। अगर आप उसको पॉजिटिव ले लेते हैं तो ये बड़ा ही टाइम है दोस्तों। आइए ये 20 क्वेश्चंस का एनालिसिस कीजिए। सबसे पहले देखिए इसमें से कितने क्वेश्चंस आपके रीडिंग बेस्ड है। हाउ मेनी क्वेश्चंस आर रीडिंग बेस्ड, यानी लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, से डायरेक्ट लाइन थी एनसीईआरटी की, वहां पे थोड़ा ट्विस्ट किया था, एकदम थोड़ा 19-20 किया था उसको, बाकी ज्यादा बदलाव नहीं था। वहां पे ओनली मीन्स, वन ऑफ द मीन्स, या कुछ ऐसे छोटे मोटे वर्ड्स में हमें फंसाया था। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके गलत हो गए तो देखिए इस 20 में से ऐसे कितने क्वेश्चंस थे कि जो आपके रीडिंग बेस्ड थे और वो गलत हो गए। चलो भाई, तो आपने पूरा पेपर देख लिया कि सर हमारे इस रीडिंग बेस्ड में मेरे 5 क्वेश्चंस गलत हो गए, इसको बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सिली मिस्टेक। सर मैंने सिली मिस्टेक किया, नहीं बेटा, सिली मिस्टेक नहीं किया है, तूने क्वेश्चन अच्छा नहीं पढ़ा है, तूने एनसीईआरटी का प्रॉपर रीडिंग नहीं किया है, और उस रीडिंग प्रॉपर हमारा नहीं है, उसे छुपाने के लिए हम उसको सिली मिस्टेक कहते हैं। तो दोस्तों सिली मिस्टेक ही होती है, वो सिली वगैरह नहीं रहती है। ये हमारा ओनली एक वहम है कि नहीं भाई सिली मिस्टेक है, उतने में हम कॉन्फिडेंट थोड़ा सा पॉजिटिव गेन करते हैं। मिस्टेक सिली वगैरह नहीं रहती दोस्तों। आपने अच्छा क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, तूने क्वेश्चन अच्छा पढ़ा नहीं है, या आपने एनसीईआरटी जो आप पढ़ के आ रहे हैं, रिवीजन करके आ रहे हैं, वो आपने 100% नहीं किया बेटा, तो हम इसको सिली शब्द को हटा देंगे, रीडिंग बेस्ड। चलो भाई 20 में से रीडिंग बेस्ड 5 क्वेश्चंस आपके गलत हो गए। यस, लिख लीजिए 5 क्वेश्चंस कौन से हो, उसका नंबर वो पेपर के नीचे उसका एनालिसिस करके देखिए कि भाई ये मेरे 5 क्वेश्चंस गलत हो गए एनसीईआरटी बेस्ड। नंबर 2, ऐसे कौन से कंसेप्ट क्वेश्चन थे दैट आर बेस्ड ऑन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। कितने एमसीक्यूज थे कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यू, आपके गलत हो गए, और आपने कैलकुलेशन किया और हम देखेंगे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आपके 5 गलत हो गए, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्ट के आधार पे आपको पूछा था, जैसे कि
सेल डिवीजन में आपको नंबर ऑफ सेल डिवीजन पूछे थे, या नंबर ऑफ सीड फॉर्मेशन के लिए कितने रिडक्शन डिवीजन चाहिए, कितने माइटोटिक डिवीजन चाहिए, कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, यानी थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट, या जेनेटिक कोड वाले क्वेश्चन थे कि आपको एक सीक्वेंस दिया गया है एमआरएनए का, और इस एमआरएनए के ऊपर एक कोडॉन का सीक्वेंस है फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड की तरफ, और आपको पूछा गया है कि ये कोडॉन है एमआरएनए के ऊपर, तो नीचे अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या हो सकता है, यानी कंसेप्ट, यानी जेनेटिक कोड वहां पे है 64 कोडॉन है, इसमें से 3 स्टॉप कोडॉन है, 61 सेंस कोडॉन है, तो आपने उसको पढ़ा है लेकिन उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके नहीं लिया है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, या मोस्टली द क्वेश्चंस रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी है, या 11th में आपके फिजियोलॉजी वाले मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन है, उसको हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन कहेंगे। कौन से क्वेश्चन कहेंगे? कंसेप्चुअल। हर एक टॉपिक में एक कंसेप्चुअल विंडो रहता है बेटा, टॉपिक कितना भी इजी ना हो। इवन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी एक कंसेप्चुअल विंडो है दादा। माइक्रोब्स में एनहांसमेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं उसको, स्ट्रैटेजीज इन प्रोडक्शन ऑफ फूड इज देयर, वहां पे भी कंसेप्ट है। इकोलॉजी में कंसेप्ट है, आपके लिविंग वर्ड में भी हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ज्यादातर आजकल आपको पता है लास्ट एग्जाम से हमारी तरफ एजर्शन रीजन क्वेश्चन भी ऐड होना चालू कर दिए। तो दोस्तों ये एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन भी कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यू में आते हैं। दे आर बेस्ड ऑन कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज आर देयर। ओके, ये आपके 5 गलत हो गए। नंबर 3 आपने देखा है कि कुछ अननोन कंसेप्ट वहां पे थे। अननोन कंसेप्ट है आपको। सपोज आपको लग रहा है कि भाई अननोन कंसेप्ट है, अननोन कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज आर देयर, और कल्पना करेंगे सपोज ये ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे या 3-4 क्वेश्चन थे, 3 to 4 क्वेश्चन थे, दे आर बेस्ड ऑन अननोन कंसेप्ट इज देयर। अननोन कंसेप्ट आपको पता ही नहीं था, कि आपने एनसीईआरटी में उसको पढ़ा ही नहीं था, या आपने उस तरह से उसका सोचा नहीं था कि भाई ऐसा थोड़ा सा अलग है। और ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद एक आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं कि भाई ये नहीं है कि एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर है, एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है। ये भी अप्रोच आपको बदलना है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट जैसे ही बायोलॉजी का पेपर उनके हाथ में मिलता है तो पहले से फटाफट देख लेते हैं कि वेदर दे आर फ्रॉम एनसीईआरटी और नॉट। ऐसा मत कीजिए दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करना है। टेक द ओपन द क्वेश्चन पेपर, जो भी सीक्वेंस आप फॉलो करते हैं सब्जेक्ट का, अगर बायोलॉजी आपका पहला सीक्वेंस है, ओके, बायोलॉजी के सेक्शन में चले जाइए एंड स्टार्ट योर क्वेश्चनिंग। आपका क्वेश्चन पढ़ना आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है, एंड पुट योर नॉलेज, आपका नॉलेज वहां पे अप्लाई करना है। पूरे सूझबूझ से, शांतता से क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर लाना है, ताकि ये नहीं देखना है कि वेदर इट बिलोंग टू एनसीईआरटी और नॉट। सो कुछ क्वेश्चन हमें लगते हैं कि भाई एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन दे आर रिलेटेड टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से रिलेटेड हो सकते हैं। देख लीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस वाला टेस्ट है, उसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने साकार उड़ान टेस्ट सीरीज में हर टेस्ट में ऐसे 4-5 क्वेश्चंस रखे हैं कि थोड़े अलग, रिलेटेड टू एनसीईआरटी, रिलेटेड टू कंसेप्ट, लेकिन आपको मालूम नहीं है ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने डाले वहां पे। उसका मतलब यही था कि अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको फाइनल एग्जाम में आते हैं तो आप उसको कैसा टैकल करेंगे मित्रों, हाउ यू कैन टैकल दैट क्वेश्चन, आप उसके ऊपर क्या रिएक्शन दोगे। तो ये रिएक्शन तो ऐसा नहीं आएगा स्वाभाविक रिएक्शन आप ऐसा दे रहे कि ये एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। हमें ऐसे रिएक्शन नहीं देने मित्रों, हमें देखना है कि रियली जो क्वेश्चन है वो हमारा जो टॉपिक उस टेस्ट में है, उस टॉपिक के कौन से कंसेप्ट से रिलेटेड है मुझे मालूम नहीं है, उसको भी याद करना है। अननोन कंसेप्ट मुझे नहीं मालूम थे, वो भी आप ले लीजिए। नंबर 4, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस एमसीक्यू, थोड़े एप्लीकेशंस वाले, कंसेप्चुअल भी थे और एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस। और कल्पना कीजिए आपके 6 to 7 क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड वाले गलत हो गए। अप्लाइड वाले थोड़े से जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में हो सकते हैं, कुछ क्रॉस बनाना है, आपको रिजल्ट लाना है, या फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, जो आपने क्वेश्चंस देखे कुछ कि भाई फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अ पायरुवेट, एक पायरुविक एसिड के ऑक्सीडेशन के लिए कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लगते हैं हमें, या कितने एटम्स हमें लगते हैं, या ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में, कैटाबोलिज्म में
हमें या सेलुलर कैटाबोलिज्म में नेट 38 एटीपी मिलते हैं, उसमें से कितने एटीपी हमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से मिलते हैं, कितने एटीपी हमें ईटीएस यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से मिलते हैं इनडायरेक्टली, कितने NADH2 से मिलते हैं, कितने FADH2 से मिलते हैं, कितने ग्लाइकोलाइसिस से आते हैं। इसको हम एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन कहते हैं कि जैसे केल्विन साइकिल के एप्लीकेशन लिख सकते हैं, C4 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन एप्लीकेशन ले सकते हैं, प्लांट हार्मोन्स के फाइटो हार्मोन्स के एप्लीकेशंस हम ले सकते हैं, व्हाट आर देयर एप्लीकेशंस आर देयर, मिनरल्स के एप्लीकेशन, यानी जो आपने पढ़ा है वो आपको अप्लाई करने आता है या नहीं आता है, ये टाइप में आप देखिए। तो आप एक जनरली अगर हम मोटा मोटा देखेंगे तो ये 4 कैटेगरी हो सकती है। इसमें आप नॉलेज बेस्ड भी आ सकता है, नॉलेज बेस्ड एमसीक्यू, यानी वो रीडिंग में ही कंसिडर करूंगा। एक और एप्लीकेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चन के बारे में मैं बार बार बच्चों के साथ डिस्कस करते रहता हूं दोस्तों, कि आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनरली डायग्राम जो एनसीईआरटी में है उसको स्कैन किए बिना ही, उस डायग्राम को स्कैन किए बिना ही आपको डायग्राम के आधार पर क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। जैसे कि आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्शन एलिमिनेशन में आपको यूरिन फॉर्मेशन के रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, ये दो प्रक्रिया एक डायग्राम में एक्सप्लेन की है। वहां पे पीसीटी भी है, डीसीटी भी है, डिसेंडिंग लिम है, असेंडिंग लिम है, कलेक्टिंग डक्ट है। वहां पे एरोज इंपॉर्टेंट है, कुछ एरो अंदर की तरफ आ रहा है, कुछ एरो बाहर आ रहा है। जो बाहर आ रहा है वो रीएब्जॉर्प्शन वाले, जो अंदर जा रहा है वो सिक्रेशन वाले। तो इस एरो के आधार पे पीसीटी में किसका सिक्रेशन हो रहा है या किसका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, डीसीटी में किसका सिक्रेशन हो रहा है और या रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, या कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है, डिसेंडिंग लिम में क्या है, असेंडिंग लिम में क्या है। तो ऐसे डायग्राम ओरिएंटेड क्वेश्चंस विदाउट स्कैनिंग डायग्राम, विदाउट पुटिंग द डायग्राम आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे बाइनरी फिशन इज अ कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, और इस बाइनरी फिशन के प्रायर उनमें डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन। जैसे एक एग्जाम में आपको पूछा था स्प्लिसोझोम्स आर एब्सेंट इन, देखो दोस्तों स्प्लिसोझोम्स का रोल स्प्लाइसिंग प्रक्रिया में, स्प्लाइसिंग सॉरी कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग, ये प्रक्रिया यूकैरियोटिक सेल में होती है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में आपको पता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से एचएन हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए फॉर्म होता है, उसको प्रोसेस करके हमें एमआरएनए बनना पड़ता है, क्योंकि वहां पे जीन स्प्लिट होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट में जीन स्प्लिट नहीं होते, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, इसलिए वहां पे प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती है। और प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है तो स्प्लाइसिंग ये प्रक्रिया की जरूरत नहीं है, और उसके लिए जो लगने वाला स्प्लाइसोसोम है वहां पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो ऐसा मेंशन तो नहीं किया एनसीईआरटी ने, लेकिन आपको सोचने को लगा है। ये टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इज देयर। तो थोड़ा पॉजिटिवली मेरा हर एक टेस्ट जो मैं यहां पे दे रहा हूं वो मेरा फाइनल एग्जाम का ही टेस्ट है, और मुझे उसके लिए मेन फाइनल एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस करनी है। तो आफ्टर जैसे आप घर पे जाते हैं, आपने देखा है कि 70 क्वेश्चंस गलत हो गए, प्लस आपके 20 क्वेश्चंस क्या है, रॉन्ग है। ओके और इस 20 क्वेश्चंस को आपने इस 4 ग्रुप में डिवाइड किया है। ओके तो आप बोलेंगे सर खत्म हो गया क्या हमारा काम? नहीं बेटा, अभी आपका काम नहीं खत्म हुआ है। तो अभी क्या करना है आपको, ये आ गया आपका एनालिसिस। तो ये गलतियां आपके नेक्स्ट टेस्ट में नहीं होने वाली है जो 2 दिन के बाद है। तो आपको उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे रेक्टिफाई करेंगे आप, कैसे उसको सुधारेंगे? तो आइए, अगर आपको देख रहा है कि आपके रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो माय फ्रेंड इंक्रीज रिविजन्स, रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी, रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी थोड़ा बढ़ाइए, उसका थोड़ा टाइम एनसीईआरटी का बढ़ाइए, थोड़ा पावर रीडिंग कीजिए, पावर रीडिंग कीजिए कि कुछ चीजें जो आप बार बार गलत हो रही है या रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, तो आपको नेक्स्ट टेस्ट के लिए जाने के लिए एक रेड लाइट, रेड सिग्नल है, अरे भाई देख जरा, देख जरा तू एनसीईआरटी जो बेस है हमारा वो आपका बेस हिल रहा है, बेस हिल रहा है, तो अच्छी तरह से पढ़ के जाना, पावर रीडिंग करके जाना, पावर रीडिंग करके जाना। तो अगर ये क्वेश्चंस को करेक्ट करने का यही राजमार्ग है कि आपका एनसीईआरटी जो आपने 2 साल इतने अच्छे तरीके से पढ़ा है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। लेकिन होता है कभी कभी हम फटाफट रिवीजन करते हैं एग्जाम के पहले और क्विक रीड करके चले जाते हैं, और आने के बाद हमें पता चलता है अरे यार मैंने थोड़ी गलती की है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा एनसीईआरटी का रीडिंग
थोड़ा पावरफुल बनाइए। ओके, अगर आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड या अननोन कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आपको लग रहा है गलत हो रहे हैं, तो माय फ्रेंड तुरंत आप डाउट डिफिकल्टी सेशन आइए, डाउट एंड डिफिकल्टी में आइए और कंसर्न विथ टीचर, कंसर्न विथ टीचर, आपके टीचर के साथ थोड़ा कंसर्न कीजिए, एक 10 मिनट 15 मिनट और 10 मिनट 15 मिनट आप आना है, आपके टीचर के साथ बैठना है, बायोलॉजी के हमारे साथ बैठना है और पूछना है सर ऐसे क्वेश्चन है कि क्या गलती है मेरी इस क्वेश्चन में, क्या सोच मैंने मेरी गलत हो रही है, या क्या कॉन्सेप्ट मेरा वीक चल रहा है, ये कौन सा अलग पार्ट है जो मुझे नहीं पता है या मैं भूल रहा हूं। तो एक 10-15 मिनट आधा घंटा टीचर के साथ डिस्कशन कीजिए और टीचर के साथ डिस्कशन करने के बाद आपको लगेगा नहीं यार ये तो मुझे आता था, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं है। दोस्तों आपका पढ़ाई बहुत अच्छा है, दोस्तों आपने स्टडी बहुत अच्छा किया, लेकिन ये टाइम ही ऐसा रहता है, लास्ट 1 महीने वाला क्रूशियल रहता है, क्रूशियल टाइम रहता है जिसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल वीक होता है, हम थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं और छोटी छोटी गलतियां करते हैं। तो अगर आप थोड़ा 10-15 मिनट टाइम निकाल के अगर टीचर, सब्जेक्ट के टीचर के साथ, बायोलॉजी के टीचर के साथ आके बैठते हो हमारे साथ, तो डेफिनेटली आइए, कभी भी आइए, साकार इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम ये गलतियां आपको सुधारने के लिए जरूर हेल्प करेंगे दोस्तों। ओके, अब ये एप्लीकेशन बेस्ड वाला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चंस है, तो उसको क्या करना है बच्चों। तो एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चंस अगर आपके गलत हो रहे हैं, तो बिफोर दैट एग्जामिनेशन, बिफोर दैट एग्जामिनेशन थोड़े से मैं कहता हूं पीवाईक्यू वाले क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करके आइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक के पीवाईक्यूज है आपके, या आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, हर एक टॉपिक में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक 10-15 एमसीक्यूज रहते हैं वहां पे। तो सपोज जो टेस्ट है आपकी अगली टेस्ट, वो टेस्ट का जो सिलेबस है बायोलॉजी का, उसके थोड़े पीवाईक्यू आपके पास रहते हैं, तो उसको जरा क्विक रिवाइज करके लीजिए कि भाई कौन से क्वेश्चन थे, वो वहां पे क्या दिमाग लगाया था, ताकि आपको लगेगा नहीं है क्वेश्चन का आंसर ऐसा था और मैं ऐसा सोच रहा हूं। तो थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन सुधारने में हेल्प हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये तो एप्लीकेशन के लिए हुआ है, लेकिन जब आप टीचर के साथ बात करोगे हमारे साथ डाउट डिफिकल्टी में, तो कंसेप्ट के साथ अगर कंसेप्ट आपका पावरफुल हो जाता है तो डेफिनेटली एप्लीकेशन उसके पीछे आता है, क्योंकि एप्लीकेशन, कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन, दे आर टू साइड्स ऑफ सिंगल कॉइन। अगर कंसेप्ट अच्छे तो एप्लीकेशन, और कंसेप्ट अच्छे नहीं है तो एप्लीकेशन हमारे गलत हो सकते हैं। तो थोड़ा पीवाईक्यू आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, वहां पे कैसी लैंग्वेज उन्होंने यूज की है, आपको पता चल सकता है कि भाई कैसे टाइप के क्वेश्चंस वो बना सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन क्वेश्चन के लिए भी आपका बेस कौन है, कंसेप्ट है। तो अगर कंसेप्ट और अननोन कंसेप्ट में थोड़ा गड़बड़ लग रहा है तो आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि मुझे पता है कि पूरा टॉपिक आपका वीक नहीं रहता है, कुछ उसमें से एक आधो पॉइंट रहता है कि वहां पे थोड़ी कंसेप्ट में आपकी गड़बड़ होती है, या आप थोड़ा उस बारे के बारे में थोड़ा अच्छा सोच नहीं पाते हैं, तो उसको आपको हमारे साथ आके बैठ के करेक्ट करना है, तो अपने आप आपका एप्लीकेशन भी पावरफुल हो जाएगा। अगर ये ऐसा एनालिसिस आप हर टेस्ट में करोगे तो अगले टेस्ट में सपोज आप 20 गलत हो रहे हैं तो शायद आप 15 गलत हो, आने वाले और तीसरे टेस्ट में 10 ही गलत होंगे, फोर्थ टेस्ट में 5 ही होंगे। ओके, तो ऐसे एक 4-5 टेस्ट है हमारे सब्जेक्टिव अभी 12th वाले यूनिट के, तो एक 4-5 टेस्ट में हम खुद को एक बेहतर बना सकते हैं बिफोर यूर एफएसटी, बिफोर यूर एफएसटी फुल सिलेबस टेस्ट के पहले। ओके, तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है दोस्तों, आफ्टर every biology paper go through this analysis and communicate with your teacher for your better confidence and better performance in next test is there. Okay, next वीडियो में आपके साथ ऐसा ही छोटा एक वीडियो आपके साथ लेने आने वाला हूं कि भाई 11th टेस्ट हो गए, 12th चालू होने वाले, तो मेरा अप्रोच 11th के लिए कैसा होना चाहिए और 12th के लिए कैसा होना चाहिए और फुल सिलेबस टेस्ट में मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे अच्छे कॉन्फिडेंस भरे वीडियो देखने के लिए ऑलवेज ट्यून रहिए हमारे साकार टीवी के ऊपर। थैंक यू दोस्तों।